हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके एग्जाम क्रैकर्स। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम एमसीक्यू से ही डील करने वाले हैं एंड दिस इज सेट नंबर 2 ऑफ द एमसीक्यूज रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। जो भी आपके कांस्टेबल के एग्जाम में जो टॉपिक्स इंडियन पॉलिटी से आपको पूछे जाने वाले हैं उन्हीं के एमसीक्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू इज, इनमें से कौन सा अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। Which of the following is not a fundamental right? The correct answer is option A. Right to property was the fundamental right earlier. फिर अमेंडमेंट हुई 44th अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट कब होती है? ये अमेंडमेंट हुई थी 1978 में। तो इस पर्टिकुलर राइट को रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया गया है। अब इट इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, अगर मुझे कहना हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ये बट फंडामेंटल राइट नहीं है, तो फंडामेंटल राइट होने का फायदा क्या है? सिंपल सी चीज इतना याद रखो कि अगर कोई अधिकार फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में फॉल कर जाता है तो वो ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, इट्स मोर पावरफुल, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following clauses are covered under the article 20 of Indian Constitution में कौन से clauses mentioned हैं? These are the options before you। ये options हैं, आप बताइए कि क्या ये तीनों ही mentioned है या कोई दो mentioned है या एक mentioned है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1, 2 and 3। पहला ये कहता है कि जिस टाइम पे जो क्राइम किया, जो भी एक्ट किया गया, वो उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी कानून में, किसी किताब में ये लिखा होना चाहिए कि हाँ जी अगर आपने ये काम किया ना तो ये एक ऑफेंस है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने कोई 2020 में कोई एक्ट किया, उस टाइम पे आपने वो जो एक्ट किया था वो ऑफेंस नहीं था क्योंकि किसी कानून में लिखा ही नहीं था। लेकिन 2024 आते आते कानून आता है, एक नया कानून आता है और वो जो आपने एक्ट किया था वो ऑफेंस बन जाता है। तो अब क्या आपको 2020 में काम किए जो आपने किया है उसके लिए अब सजा हो सकती है 2024 में? आंसर इज नो। यही बात कह रहा है। नो पर्सन शेल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड ऑफ द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। आपने कोई क्राइम किया, उसकी आपको पनिशमेंट भी मिल गई, उसके लिए आपको सजा मिल चुकी है, तो क्या दोबारा से उसी सेम चीज के लिए आपको सजा मिल सकती है? आंसर इज नो। सेम चीज के लिए सजा, उसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए जिसके लिए ऑलरेडी सजा मिल चुकी है, दोबारा से सजा नहीं मिल सकती। आर्टिकल 20 ये कहता है, उसका क्लॉज 2। तो ये भी मेंशन है। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके अगेंस्ट क्या लगे, इल्जाम लगे कि इसने ये क्राइम किया है, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने अगेंस्ट गवाही दे। ठीक है, यू कैन नॉट कंपेल हिम। ये भी आर्टिकल 20 में बोला गया कि आप उसको कंपेल नहीं कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलो मूविंग अहेड। Which of the following articles of the Constitution of India provides constitutional remedies for the enforcement of fundamental rights? जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो आपका कौन सा आर्टिकल है जिसको कि क्या बोला जाता है? हार्ट एंड सोल भी बोला जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन सा आर्टिकल है? विच आर्टिकल नंबर? द आर्टिकल 32। ठीक है, वो आर्टिकल नंबर है आर्टिकल 32। चलो, According to the Constitution of India, the right to equality doesn't include। राइट टू इक्वालिटी में कौन सी चीज फॉल नहीं करती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। कितने हमारे पास राइट्स हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, cultural and educational rights, right against exploitation and your right to constitutional remedies। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो राइट टू इक्वालिटी वाली कैटेगरी है उसमें कौन सा अधिकार फॉल नहीं कर रहा। इक्वालिटी बिफोर आर्टिकल 14 में दिया है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी,
कहीं पे मेंशन नहीं है कि आप जो मन में आता है, मतलब एब्सोल्युटली इक्वालिटी नहीं हो सकती कि सबको एक एब्सोल्यूट लेवल पे इक्वालिटी दे दो। इसका एग्जांपल ये है कि अगर एब्सोल्यूट इक्वालिटी होती तो रिजर्वेशन जैसी चीज नहीं होती, है ना। इक्वालिटी करनी है ना, फिर तो हर सिनेरियो में कोई भी सिचुएशन अराइज हो जाए इक्वालिटी ही करो, बट रिजर्वेशन के प्रावधान रखे गए हैं, तो इसीलिए राइट टू इक्वालिटी में एब्सोल्यूट इक्वालिटी इंक्लूडेड नहीं है। बाकी जो ये ऑप्शंस थे ये सभी हैं, बट एब्सोल्यूट इक्वालिटी जैसी चीज इंक्लूडेड नहीं है। तो हमसे यही पूछा गया था कि कौन सा राइट टू इक्वालिटी में इंक्लूड नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट इक्वालिटी। ठीक है। What are the ideals that a state must keep in mind while framing policies called? स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बना रही है या जब भी कोई लॉ बना रही है, तो स्टेट को, या स्टेट से यहाँ कहने का मतलब है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, या ऐसा कौन सी बात है जिसका ध्यान रखना ही रखना है, वो कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनका ध्यान रखना ही रखना है, कंसीडर करना ही करना है। दीज आर दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्योंकि उनके नाम से ही पता चलता है कि वेन एवर द स्टेट विल फ्रेम एनी पॉलिसी, these are the directive principles, these are the directions by the constitution itself, that you have to keep these directions which are mentioned in the principles while framing any policy. Okay. Question number 6, which of the following statement is true regarding DPSP? दो statements दी हैं, पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी statement जो है वो correct है। The concept was mentioned in Government of Indian Act 1935। क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये जो DPSPs का कॉन्सेप्ट है, क्या ये मेंशन था? क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि मेंशन था। हाँ था। कैसे मेंशन था, क्या वहां पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट? देखिए, आपको ये मालूम होगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेजर पोर्शन जो हमने लिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट से लिया है 1935 के, मेजर पोर्शन, और बाकी के कुछ कुछ पोर्शंस को हमने बोरो किया है फ्रॉम दी अदर कंट्रीज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस करके एक चैप्टर था, इसमें वही बातें की गई थी जो आज हम डीपीएसपीज में देखते हैं। ठीक है। डीपीएसपीज आर नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल, ये भी बात करेक्ट है। इसके लिए अगर डीपीएसपीज का पालन नहीं किया, जो डायरेक्शंस दी गई हैं स्टेट को, स्टेट ने पॉलिसी फ्रेम करते टाइम, लॉ बनाते टाइम उन पॉलिसीज को क्या कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, नहीं माना, तो क्या अब लोग जा सकते हैं कोर्ट के पास कि देखो गवर्नमेंट को तो ये करने के लिए कहा गया था, नहीं किया? यू कैन नॉट मूव टू द कोर्ट। आप क्रिटिसाइज कर सकते हो बट उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि डीपीएसपीज लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू डीपीएसपीज बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है। चलो, which of the following articles consist of equal pay for equal work for men and women? कौन सा आर्टिकल बोलता है कि there shall be equal pay for equal work? विच आर्टिकल? सीधा सीधा आर्टिकल नंबर है, तो इसमें तो कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है। करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 39। ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, आर्टिकल 39 ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 43 ऑफ द डीपीएसपी स्टेट्स। आर्टिकल 43 में क्या है बताया, ये पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 43 किस चीजों के बारे में बात कर रहा है। मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क इन मैटरनिटी रिलीफ, सिक्योर अ लिविंग वेज, a decent standard of living with social and cultural opportunities for all workers। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। लेट मी हैव वाटर।
तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या है करेक्ट आंसर इसका? अभी तक तो सोच लिया होगा, मतलब मार्क कर लिया होगा आपने। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है 43 के रिगार्ड्स में सही है। आर्टिकल 43 में इन दो चीजों के बारे में बताया गया है, सिक्योर ए लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन है विच आर्टिकल स्टेट्स अबाउट द यूसीसी, दैट इज योर यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके बारे में आपने बड़ी बार न्यूज में सुना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहाँ पे बात हुई है, किस आर्टिकल में बात हुई है? बताओ करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल, वेट अ मिनट, आर्टिकल 44, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। Which of the new DPSP was added to the Constitution through the 42nd Amendment हुई, और बहुत सारे जो DPSP में प्रावधान है उनको इंक्लूड किया गया। अब पूछा जा रहा है कि इनमें से जो ये ऑप्शंस दिए हैं कौन सा 42nd अमेंडमेंट से इंक्लूड किया गया है, बताइए। 42nd अमेंडमेंट से कौन सा इंक्लूड किया गया है? तो ये जो ऑप्शन ए आपको दिख रहा है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाई जाएगी या इक्वल जस्टिस मिलेगा, ये आर्टिकल जो है दैट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड विद द 42nd अमेंडमेंट आती है, और इस पर्टिकुलर आर्टिकल को क्या किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ठीक है, चलो। The 86 Constitutional Amendment Act puts the duty on parent or guardian to provide opportunities for education to his child or ward in the age of। अब ये जब 86 Constitutional Amendment Act आया तो इसमें क्या मतलब, इट पुट्स अ ड्यूटी, इट्स एक्चुअली अ क्वेश्चन फ्रॉम अ फंडामेंटल ड्यूटी का एक क्वेश्चन आ गया हुआ है, बट चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इट पुट्स अ ड्यूटी ऑन द पेरेंट, इट पुट्स अ ड्यूटी ऑन द गार्डियंस कि आपको अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी ही करनी है फ्रॉम दी विच एज टू विच एज, फ्रॉम 6 years to 14 years। ठीक है, चलो। From which country has Indian Constitution borrowed DPSPs? DPSPs हमने कौन से किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं? ठीक है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमने ले लिए, बट किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आयरलैंड। हम कहते हैं ना कि हमने इसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से DPSPs को बोरो किया है। ठीक है, करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी। Which article provides for the institution of पंचायती राज? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, ये डायरेक्शन कौन से आर्टिकल में दी गई है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। इट इज आर्टिकल 40, बिकॉज पंचायती राज या पंचायत की ग्रास रूट लेवल पे जो है वहां से डेमोक्रेसी की शुरुआत होनी चाहिए। ये बेस्ड किस पर है, ये कहाँ का, मतलब कहाँ से ये आइडिया लिया गया? सो इट इज एक्चुअली अ गांधीज्म, गांधीज्म, ओके, या फिर इट इज अ गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, डीपीएसपीज आर, डीपीएसपीज जस्टिशिएबल हैं, नॉन जस्टिशिएबल हैं, जस्टिफाइड हैं, वॉइड हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट दे आर नॉन जस्टिशिएबल, नॉन इन्फोर्सिएबल एज वेल एज नॉन जस्टिशिएबल। इसके लिए जस्टिस मांगने के लिए यू कैन नॉट मूव टू द कोर्ट एंड दैट इज वाई दे आर नॉन जस्टिशिएबल। अगर डीपीएसपीज को फॉलो नहीं भी किया गया है तो इसके लिए कोर्ट नहीं जाया जा सकता, जस्टिस नहीं मांगा जा सकता। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड इन। अगर वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस में बताया गया है, या हमें कहाँ से पता चलता है कि हाँ वेलफेयर स्टेट के बारे में बात हो रही है? द करेक्ट आंसर इज डीपीएसपीज, बिकॉज डीपीएसपीज में वो सभी बातें लिख दी जो लगता है कि एक आइडियल स्टेट में होनी चाहिए। अगर कोई कंट्री है तो वो भाई ऐसी हो, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये सब बातें होनी चाहिए। तो ये
कहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि वेलफेयर स्टेट की बात हुई है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तभी इसको जो है नॉन जस्टिशिएबल रखा है, बिकॉज इन सभी बातों को एग्जीक्यूट कर पाना ना, ये जो हम कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट, इसको एग्जीक्यूट कर पाना बहुत मुश्किल है। हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, बट इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है। इन हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपीज आर मेंशन्ड? कहाँ से कहाँ तक जो है आपके डीपीएसपीज मेंशन्ड है, फ्रॉम विच आर्टिकल टू विच आर्टिकल? सो इट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 डीपीएसपी से डील करता है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया refers to the responsibility of the state towards international peace and the security? किस पार्ट में इंटरनेशनल पीस या इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो है उसकी बात हुई है? तो डीपीएसपीज में ही हुई है कि इंटरनेशनल पीस बनी रहे। ठीक है, ऐसे काम करो कि इंटरनेशनल पीस बनी रहे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कौन सा आर्टिकल है? सबसे आखिरी वाला, आर्टिकल 51। ठीक है। The purpose of the inclusion of directive principles of state policy in the Indian Constitution is to establish, किस वजह से डीपीएसपीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था कि किस तरह की डेमोक्रेसी जो है हम एस्टैब्लिश कर पाए? द करेक्ट आंसर इज सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, की इकोनॉमिक इक्वालिटी मिले, इकोनॉमिक इक्वालिटी दी जाए या फिर सोशल इक्वालिटी प्रिवेल करे सोसाइटी में। इन सभी की बातें, जो ये सभी बातें हैं, ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? डीपीएसपीज में। यहाँ डीपीएसपीज में ये कहा गया है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क टू बोथ मेन एंड वुमेन। तो व्हाट इट इज सेइंग कि इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, राइट, एंड सोशल डेमोक्रेसी, की सोसाइटी में हर किसी को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले। ये भी बात आपके डीपीएसपीज में कही गई है। सो ओवरऑल व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय द डीपीएसपीज? इट इज द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डीपीएसपीज क्या है? दीज आर द नेचर ऑफ आइडियल्स ऑफ द स्टेट। हाँ जी, बिल्कुल यही बात है। डायरेक्टिव्स इन्फ्लुएंसिंग एंड शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट, ये भी सही बात है। नॉन जस्टिशिएबल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, हाँ जी बिल्कुल ये भी सही है। तो इट मीन्स अगर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में? ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं दे आर करेक्ट विद रिगार्ड्स टू द डीपीएसपी। Though the DPSPs in the constitution are not enforceable by the court, but these are the options, even though ये enforceable नहीं है, justiciable नहीं है, लेकिन फिर भी what it is, they are very very important when it comes to the governance of the country। क्योंकि गवर्न कैसे होती है एक कंट्री? कानून बना के, पॉलिसीज बना के। अब जब पॉलिसीज या कानून बनाने हैं तो उसमें आपको डीपीएसपीज को कंसीडर करना ही करना है। जो डीपीएसपीज में बातें लिखी गई हैं उनको देखना ही देखना है। तो दैट इज वाई दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी मच फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द country। Okay, which of the following are included in the DPSP in the Constitution of India? क्या क्या चीजें डीपीएसपीज में दी गई हैं ये पूछा जा रहा है आपसे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। क्या ये सभी बातें आपको डीपीएसपीज में देखने को मिलती हैं? हाँ जी, ये तीनों ही बातें देखने को मिलती है। ये तो तीनों ही चीजें डीपीएसपीज में हैं अलग अलग आर्टिकल्स में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल नंबर है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19।
विच आर्टिकल डिफाइंस द स्टेट? स्टेट की डेफिनेशन आपको कौन से आर्टिकल में देखने को मिलती है? अगर यहाँ पे आर्टिकल 36 की जगह पे, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कैसे आपको क्वेश्चंस के साथ साथ ऑप्शंस को भी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर यहाँ पे आर्टिकल 36 की जगह आर्टिकल 12 दिया होता तो आपका करेक्ट आंसर होता आर्टिकल 12। बट अभी यहाँ पे ऑप्शन 12 जो है आर्टिकल 12 ऑप्शन में ही नहीं है, तो इस टाइम पे हमारे सामने जो करेक्ट आंसर है दैट इज आर्टिकल 36, क्योंकि आर्टिकल 12 भी स्टेट की डेफिनेशन दे रहा है और आर्टिकल 36 में ये कहा गया है कि जो डेफिनेशन आर्टिकल 12 में है स्टेट की, वही सेम डेफिनेशन आर्टिकल 36, मतलब उस सेम वो बोल रहा है कि वही डेफिनेशन हम यूज करेंगे जब हम डीपीएसपीज पढ़ रहे हैं। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन विच पार्ट? कौन से पार्ट में है डीपीएसपीज दिए? तो इट इज पार्ट 4। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डीपीएसपीज के बारे में कौन सी इसमें से जो स्टेटमेंट दी गई है वो करेक्ट नहीं है? बताइए, फटाफट बताइए क्या है करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी, if the state does not apply the DPSP then a case may be filed against it। ये मैं हजार बार तो नहीं, 2-3 बार समझा चुकी हूँ, क्योंकि ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, जस्टिशिएबल नहीं है। तो अगर नहीं भी बात मानी स्टेट ने, गवर्नमेंट ने, जब जब मैं स्टेट बोलूँ तो गवर्नमेंट समझिए, जब भी गवर्नमेंट ने डीपीएसपीज नहीं भी अप्लाई किए तब भी उनके अगेंस्ट केस फाइल नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाती है, इनकरेक्ट हो जाती है। वेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? इनमें से कौन सी चीज जो है मिसमैच्ड है, आपको ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? बताओ कौन सा ऑप्शन जो है मिसमैच्ड है। सो इट इज ऑप्शन ऑप्शन सी जो है आर्टिकल 41, ये मिसमैच्ड है। आर्टिकल 41 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, दिस इज समथिंग विच इज इनकरेक्ट और मिसमैच्ड। ओके, which article of the Indian Constitution says that DPSPs are not enforceable by any court? कौन सा आर्टिकल डीपीएसपीज का यही बता रहा है, खुद बता रहा है कि ये इन्फोर्सिएबल नहीं है? सो इट इज आर्टिकल नंबर 37। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जब आप आर्टिकल 37 पढ़ोगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। Which article of the Indian Constitution cast an obligation on the state to secure a social order for the promotion of welfare of the people? लोगों के भलाई के लिए सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है, मतलब सोशल इक्वालिटी की कहीं ना कहीं बात हुई है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो इट इज आर्टिकल 38, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच आर्टिकल इंश्योर्स द राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट? कौन से आर्टिकल में राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बताया गया है? वेरी इजी आंसर, आर्टिकल 21A। देखिए, मैं आपको ये जो अभी क्वेश्चंस आए हैं इनको समझा इसीलिए नहीं रही हूँ बिकॉज ये कंप्लीटली आर्टिकल नंबर बेस्ड है। पूछा जा रहा है कि ये बात किस आर्टिकल में कही गई है, दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड। ओके, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस? अरेस्ट हो गए, डिटेंशन हो गई तो प्रोटेक्शन मिलेगी। इस तरह की प्रोटेक्शन कि द मोमेंट अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसको अरेस्ट के ग्राउंड्स बताओ, या फिर किसी को डिटेन किया गया है तो उसको डिटेंशन के ग्राउंड्स बताओ, उसको अपने वकील के साथ जो है कांटेक्ट करने दो। तो इस तरह की प्रोटेक्शंस आपको कहाँ पे देखने को मिलती हैं, कहाँ बताई गई हैं? आर्टिकल 22 में, विच इज अ फंडामेंटल राइट। ओके, चलो, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझो, पूछ क्या रहे हैं, डबल जियोपार्डी के अगेंस्ट कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? तो अब ये डबल जियोपार्डी क्या है? डबल जियोपार्डी हो गया जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा
कि जहां पे किसी व्यक्ति को ऑलरेडी किसी ऑफेंस के लिए पनिशमेंट हो चुकी, आपने चोरी की, उस चोरी के लिए आपके अगेंस्ट केस फाइल होता है, व्हाटएवर, आपको उसकी पनिशमेंट भी मिल गई, ठीक है। अब दोबारा से आफ्टर 4 और 5 ईयर्स कोई व्यक्ति दोबारा जा रहे और कह रहे कि नहीं इसने तब चोरी की थी, इसको दोबारा से सजा दो, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डबल जियोपार्डी, कि दो दो बार पनिशमेंट मत दो। अब ये दो दो बार पनिशमेंट मत दो, ये जो प्रोटेक्शन है ये कौन से आर्टिकल में प्रोवाइडेड है? द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 20, ठीक है। और आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 है ये, ठीक है। चलो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज प्रोवाइडेड बाय विच आर्टिकल? सीधा सीधा आर्टिकल नंबर है, नथिंग टू एक्सप्लेन। करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 15, ठीक है। आर्टिकल 15 जो कि सोशल इक्वालिटी की, कहीं ना कहीं हमें इसमें बात नजर आ रही है कि सोशल इक्वालिटी की बात कर रहा है। Which fundamental right ensures protection of language, script and culture of the minorities? बताओ, ये भी अगेन आपका आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 29, ठीक है। आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। चलो, Which article abolishes the titles other than military and academic distinctions? अब ये टाइटल्स कौन से हो गए? जैसे आपको पता है कि आजकल ऐसे नाम यूज किए जाते हैं, महाराजा, महारानी, है ना, ये वाले टाइटल्स को एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। हाँ, अगर आप एकेडमिकली कुछ अच्छा करते हो, मिलिट्री, तो अगर आपको डिस्टिंक्शंस हैं आपके, आपने कुछ अच्छा काम किया, तो जैसे आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया बिकॉज आपने पढ़ाई करी है, या एडवोकेट लग गए, तो ये टाइटल्स हो सकते हैं बिकॉज ये आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। बट अदर देन दैट कि आप किसी को महाराजा बोलो, महारानी बोलो, दैट इज नॉट टू बी देयर। वो चीजें अबॉलिश हो गई विद आर्टिकल 18 में ये बात की गई है, जहाँ पे टाइटल्स को एबॉलिश किया गया है, ये जो प्रीफिक्स लगाते थे नाम के आगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज राइट टू एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ विच कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स? राइट टू एजुकेशन किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, बताइए? ठीक है, राइट टू फ्रीडम में फॉल करता है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम की कैटेगरी में फॉल कर रहा है आपका राइट टू एजुकेशन विच इज आर्टिकल 21A, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो